गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय मनोबल, जिसे इंग्लिश में मोराल कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। मनोबल को समझने से पहले हम एक व्यवहारिक उदाहरण के साथ समझते हुए इस विषय में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आज वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी आपदा से लड़ रहा है और इस महामारी से बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स या कोरोना योद्धा जो दिन रात एक कर इस आपदा से, इस महामारी से पूरे मानव जाति को बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार और लगभग सभी देशों में सरकारें और जनता दोनों मिलकर इन योद्धाओं, इन महान योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह से उपाय कर रहे हैं। जैसे कि भारत में हमने देखा कि हम दीप प्रज्वलित कर, हमारी सेना फूलों की वर्षा कर और कई तरीके से हम अपने कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी और ऐसे कई योद्धा जो जमीनी स्तर पर इस महामारी से हमें बचाने के लिए लगे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनको ये ना लगे कि वो इस युद्ध में अकेले हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। इस चीज़ की एहसास दिलाने के लिए सरकारें और जनता दोनों मिलकर उन्हें सम्मान देने का प्रयास कर रही हैं। तो अगर हम उनके मनोबल को बढ़ाएंगे तो वो दुगने चौगुने स्तर से फिर से अपने आप को उत्साहित पाएंगे और इस युद्ध में लड़कर, इस युद्ध में अपनी क्षमताओं को और अधिक अच्छे तरीके से लगाकर वो हमें बचाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम इस विषय में प्रवेश करते हैं। तो सामान्यतः मनोबल का अर्थ किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मनोविज्ञान या मनस्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात कि कोई भी संगठन, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उस संगठन का विकास, उस संगठन की सफलता उसमें कार्यरत उसके कर्मचारियों की मनस्थिति पर निर्भर करती है। अगर उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की मनस्थिति या मनोबल ऊंचा होगा तो उस संगठन का विकास तेजी से होगा, और अगर उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आएगी तो वो संगठन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अतः हौसला ही वह तत्व है जिससे मानवीय क्षमता संचालित होती है। तो हम किसी भी संगठन को देखते हैं, उसमें यह पाते हैं कि चाहे वो लोक सेवक हो या कोई अन्य कर्मचारी हो, जब तक वो अपने आप को उस संगठन से जुड़ा हुआ, उस संगठन से मिला हुआ, उस संगठन से अपने आप को एक परिवार की तरह महसूस करने वाला समझते रहे हैं, तब तक वो संगठन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम रणभूमि को लेते हैं तो रणभूमि या युद्ध भूमि में सैनिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सैनिकों के मनोबल में वृद्धि होती है या उनका मनोबल ऊंचा होता है तो वह किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना हिम्मत के साथ कर सकते हैं। और अगर
उनके मनोबल में गिरावट आती है तो प्रायः यह देखा जाता है कि उनकी हिम्मत टूट जाती है और समस्त क्षमताओं से युक्त होने के बावजूद भी वो उस तरह से युद्ध में आगे नहीं बढ़ पाते जैसी उनकी क्षमता या योग्यता होती है। तो मनोबल के अभाव में कोई भी संगठन उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रशासन में ऊर्जा का संचरण करता है। कोई भी संगठन हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरीके से उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की मन स्थिति या मनोविज्ञान या उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब हम मनोबल की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम एल.डी. वाइट को देखते हैं। एल.डी. वाइट के अनुसार मनोबल एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है। जे.डी. मूने कहते हैं कि मनोबल मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का योग है जिसमें साहस, निश्चय, धैर्य एवं विश्वास आदि सम्मिलित होते हैं। मार्शल डिमॉक के अनुसार मनोबल उस मानसिक स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ कार्य कर सके, यह उनके आंतरिक गुणों के मेल से बनता है। तो ओवरऑल हम यह पाते हैं कि मनोबल और संगठन का एक बहुत ही बड़ा लगाव या जुड़ाव है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर मनोबल ऊंचा हुआ तो उस संगठन का विकास, उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल अगर ऊंचा होता है तो वह संगठन अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। और अगर किसी भी कारणवश अगर उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आएगी तो वह संगठन उस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मनोबल के कारण व्यक्ति स्वेच्छा से ही अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करने का प्रयास करता है। संगठन में कार्यरत व्यक्ति अपने उच्च मनोबल से उत्पादन में वृद्धि करता है। यह सामूहिक रूप से में भी पाया जाता है जो एक साथ मिलकर कार्य करने को अभिप्रेरित करता है। तो कोई भी संगठन हो, उसमें कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अगर उनका मनोबल उच्च हुआ तो उसका सीधा प्रभाव उस संगठन के उत्पादन पर पड़ता है, अर्थात उस संगठन का उत्पादन अत्यधिक होता है। मनोबल के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मोरल। मनोबल के तत्व में सबसे पहला हम देखते हैं कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, जिसके कारण भी मनोबल में वृद्धि होती है कि जो कर्मचारी जिस संगठन में कार्य कर रहे हैं उसमें उसके अनुसार उसके कार्यों का बंटवारा किया जाए ताकि वह अपने कार्य को और अच्छे लगन से, अच्छे तरीके से कर सके। दूसरा, संगठन का वातावरण, एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी संगठन हो, उस संगठन का विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है, अर्थात एक स्वच्छ, एक निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाला संगठन या ऐसा संगठन जिसमें कोई भेदभाव ना हो, उस संगठन का विकास तेजी से होता है। तीसरा, कार्य की अच्छी दशाएं, वेल वर्किंग कंडीशंस, कि जो भी कर्मचारी जिस संगठन में कार्य करते हो उस संगठन
कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो ताकि कर्मचारियों को असहाय महसूस ना हो या अनईजी फील ना हो। चौथा, कुशल नेतृत्व, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। गुड लीडरशिप, अगर किसी संगठन का नेतृत्व या नेतृत्वकर्ता कुशल, सक्षम, गुणवान होगा तो वह संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कुशल नेतृत्वकर्ता ही ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चल सके, बिना भेदभाव के वो अपने संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, उनको उत्साहित करने का प्रयास करे, ताकि उस कार्यालय में, उस संगठन में कार्यरत कर्मचारी निस्वार्थ भाव से उसे अपना समझकर उस कार्य को करने में लगे और उस संगठन का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। पांचवा, सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि पार्टिसिपेशन अर्थात सहभागिता, जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए एक संगठन में जो पार्टिसिपेशन होता है, सहयोग होता है, वो बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो उसमें निम्न से लेकर उच्च कर्मचारियों तक एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना बनी रहे, ताकि कोई भी कार्य आसानी से सरलता पूर्वक किया जा सके। मनोबल का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ मोरल। इसमें हम देखते हैं कि यह संगठन में उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है। मनोबल व्यक्ति के अंदर उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह उत्पादन एवं उद्योग को मजबूती बनाने में सहायक है। यह व्यक्ति और संगठन में आत्मविश्वास, कार्यात्मक कुशलता एवं आत्मनिर्भरता लाता है। यह व्यक्ति को चरित्रवान बनाता है, जो मानवीय संबंधों को जारी रखने हेतु अति आवश्यक होता है। यह संगठन में अनुपस्थिति को कम करता है। मनोबल संगठन में कर्मचारियों एवं प्रबंध तंत्र के मध्य सामंजस्य बिठाने में सहायक होता है। यह संगठन में चाटुकारिता, औद्योगिक दुर्घटनाओं एवं शिकायतों की संख्या में कमी लाता है। तो इस प्रकार मनोबल के महत्व को दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार मनोबल को बढ़ाया जाए ताकि उस संगठन का विकास अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहले किसी भी कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाने के उपायों में से हम पहला देखते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण, डिफाइनिंग गोल्स, कि कोई भी संगठन हो, उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को उनके उद्देश्यों के बारे में पता होना चाहिए और उनके उद्देश्यों का निर्धारण भी होना चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से भटके ना और सही तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे। दूसरा, वेतन या पारिश्रमिक, पे और एम्यूलमेंट्स। दूसरा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी कार्य करता है तो उस संगठन का यह दायित्व होता है कि उसमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतन या अन्य भत्तों की व्यवस्था की जाए, ताकि उनको यह अनुभव हो सके कि उनके कार्य के हिसाब से उनको उचित पारिश्रमिक दिया जा रहा है। तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वो है सुरक्षा
और सुरक्षा। अगर किसी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के अंदर सुरक्षा की भावना होगी कि उस संगठन में कार्य करते हुए वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हो, तो वो संगठन और तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुरक्षा की भावना होने से संगठन में कार्यरत कर्मचारी निस्वार्थ भाव से उसके कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे। चौथा, उचित अवसर, अपॉर्चुनिटी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि कोई भी संगठन हो, उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को उचित अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो नीति निर्माण हो या फिर कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हो। व्यक्ति के योग्यता अनुसार उसको उस संगठन में उचित अवसर दिए जाने चाहिए। चौथा, पांचवा, कार्य की दशाएं, वर्किंग कंडीशंस, कि आपके संगठन में किस प्रकार के वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या वो कर्मचारियों के हिसाब से सही है, गलत है। इन चीजों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छठा, उचित और योग्य नेतृत्व, मनोबल को बढ़ाने के लिए उचित और योग्य नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता होती है। फेयर एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप, जो देखा जाता है कि जिस संगठन में उसका मैनेजर या उसका जो लीडर है, नेतृत्व करता है, वो सभी को एक समान देखते हुए बिना भेदभाव के उचित न्याय करता हो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी को उसके योग्यता अनुसार उसको सम्मान देता हो, वैसा नेतृत्व करता अगर किसी संगठन में होगा तो वो संगठन जरूर ही सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। सातवां, कार्मिक अनुलाभ, जिसे पर्सनल बेनिफिट्स कहा जाता है, कि वो संगठन अपने कर्मचारियों को किस प्रकार से अन्य सुविधाएं प्रदान करता है या करेगा, ताकि उस संगठन में कार्यरत कर्मचारी को यह अनुभव हो कि उन्हें उनके कार्यों का उचित लाभ प्राप्त हो रहा है। आठवां, सहयोगियों की अनुकूलता, कंजेंशियलिटी ऑफ एसोसिएट्स। इसका मतलब हुआ कि किसी भी संगठन में कई लोग काम करते हैं, कई प्रकार के विभाग होते हैं, तो सभी कर्मचारियों में एक दूसरे के प्रति सहयोगपूर्ण भाव हो, तब वो संगठन उचित तरीके से कार्य करेगा। नौवां, किए गए कार्य की प्रसिद्धि, क्रेडिट फॉर वर्क। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कर्मचारी के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो ये संगठन का दायित्व है, संगठन के नेतृत्वकर्ता का दायित्व होता है कि उस कर्मचारी को उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रसिद्धि दी जाए, ताकि वो कर्मचारी और लगन से और मेहनत से उस संगठन के प्रति समर्पित हो सके और अच्छा कार्य कर सके। 10वां, प्रबंधकीय निरीक्षण, मैनेजरियल इंस्पेक्शन, अर्थात कि संगठन में नेतृत्वकर्ता का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वो अपनी क्षमताओं के अनुसार संपूर्ण संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का निरीक्षण निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव के करे, ताकि उस संगठन को और आगे बढ़ाया जा सके। इसके आगे हम बढ़ते हुए आते हैं मनोबल के परिणाम, कंसिक्वेंसेस ऑफ मोरल, कि अगर किसी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों
के मनोबल में वृद्धि होगी तो उसका परिणाम उस संगठन में कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी संगठन में कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है तो वो कर्मचारी और अधिक मन लगाकर परिश्रम करता है, अपने कार्यों को दुगनी चौगनी क्षमता के साथ और अच्छा करने का प्रयास करता है। दूसरा, स्वाभिमान एवं आत्मगौरव की भावना। यदि मनोबल ऊंचा होगा तो उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का स्वाभिमान और आत्मगौरव दोनों ही ऊंचा होगा। उन्हें यह फील होगा कि नहीं, मैं भी एक सदस्य के रूप में, एक परिवार के रूप में उस संगठन का व्यक्ति हूं। तो इस प्रकार वो और अच्छे तरीके से, अच्छे भावना से उस संगठन में कार्य करेगा। तीसरा, सामूहिक कार्य करने की प्रवृत्ति। लोग एक साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे। चौथा, निष्ठा भाव से कार्य करेंगे। पांचवा, अनुशासन। यदि अनुशासन अच्छा होगा, अगर किसी भी संगठन का अनुशासन अच्छा होगा तो नो डाउट उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी संगठन में भेदभाव करेंगे तो उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के बीच मनभेद होना उत्पन्न हो जाएगा। परंतु यदि उस संगठन को अनुशासित किया जाए, अनुशासन के साथ चलाया जाए तो व्यक्ति में, कर्मचारियों में मनोबल की वृद्धि होगी। छठा, कर्मचारियों का उल्लास। अगर मनोबल बढ़ता है तो उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वो उल्लास के साथ, खुशी पूर्वक उस संगठन को अपना घर समझकर उस संगठन के लिए कार्य करेंगे। सातवां, व्यक्ति ऊर्जा का अधिकतम उपयोग। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्मचारी होगा वो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपने पावर को और अधिक उसका उपयोग करेगा और अपने संगठन के लिए, अपने संगठन के विकास के लिए वह कार्य करेगा। तो निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि मनोबल कार्मिक प्रशासन की ऊर्जा एवं संचार शक्ति है। मनोबल को ऊंचा रखने के लिए प्रेरणाओं की सदा आवश्यकता रहती है। संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, इसमें यह ध्यान रखने योग्य बात है कि कार्यों का बंटवारा इस ढंग से किया जाना चाहिए कि कर्मचारी अपने महत्व का अनुभव करे। यदि उसे यह महसूस होने लगेगा कि उसे कम महत्व दिया जा रहा है तो उसकी कार्यकुशलता का स्तर एकदम से गिर जाएगा, जो उसके एवं संगठन दोनों के लिए हानिकारक होगा। धन्यवाद।